हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यानी CRET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, क्योंकि आप सभी को पता है पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है इस यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्टली हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च होता क्या है। ठीक है, रिसर्च का महत्वपूर्ण क्या है, रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है, और रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो रिसर्च ये वर्ड का मीनिंग वगैरह, डेफिनेशंस क्या होगी, सिग्निफिकेंस वगैरह, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप सभी को। दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा है सारी चीजें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मैंने यहाँ पर सारी चीजें बता रखा है, जिसमें आपको 100% गारंटी है कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू। फिर भी आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, उस पर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया रखा था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर आपके लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जल्द से जल्द आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। उसी के साथ साथ पेपर 1 का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट कोर्स, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है आपका पेपर 1, जिससे आपको 25 MCQs एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपका 50 मार्क का पेपर 1 होता है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हमारे कोर्स से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। तो ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हमारी टीम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम कहते हैं आपको यहाँ से रीड करना है, यहाँ से कंटेंट रीड करना है, इतना पढ़ना है। सिर्फ आप उतना भी पढ़ोगे तो आप इजीली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो प्रीवियसली हमारे काफी सारे बैचेस थे और काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे ही कोर्स के थ्रू का PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाया। तो आपको ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। हमारा ऐप है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इसके लिए लिंक हम आपको नीचे नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखते हैं। आप 1 क्लिक में वहां से जाके स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2। तो जल्द से जल्द आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आपको आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर योर पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। ठीक है, जिसमें आपको 25 MCQs पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम आपका कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं एग्जामिनेशन के लिए कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहाँ से ज्यादातर एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलते हैं, जिसमें आपको PYQs में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, थियोरी वीडियो लेक्चर्स, MCQs वीडियो लेक्चर्स, देन नोट्स होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करेंगे, एंड मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपका टोटल 10 मॉक टेस्ट होता है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 MCQs होता है, तो उस तरीके से आपका 400 MCQs यहाँ पर कवर हम करवाते हैं। देन 1500 प्लस MCQs PDF, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप सारा कंटेंट आपको 100% पासिंग गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप हमारा कंटेंट से स्टडी करते हो तो 100% आप यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप 100% क्रैक कर पाओगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप के लिंक हमने नीचे आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। डायरेक्टली 1 क्लिक में वहां से जाकर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
और साथ ही साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जिसमें कि आप सभी को पता है पेपर 2 में नोट्स और एमसीक्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर 2 में हेल्प करेगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए पेपर 2 के लिए। तो जिससे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर काफी सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख रखा है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। सो पेपर 2 के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर 2 का स्टडी मटेरियल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च होती क्या है? सो जैसे कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है, यानी अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, अनुसंधान की परिभाषा क्या होती है, रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि आपके एग्जाम में रिसर्च की डेफिनेशन पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से ध्यान से आप पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं आपके 1 मार्क तो आप फिक्स कर लोगे। सो याद रखिएगा रिसर्च की भी कई डेफिनेशंस होती है। सो जो फेमस डेफिनेशंस है जो जनरली आपके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे ही जाते हैं वो सारे मैंने इस स्लाइड में कवर कर रखे हैं। सो हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है और अनुसंधान क्या होता है सारे पॉइंट्स की हेल्प से। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, रिसर्च इज अ सिस्टमैटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। सो यस, हम क्या करते हैं रिसर्च में एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करते हैं और जिससे कि हमें एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें कुछ नई ज्ञान मिलती है। अब सिस्टमैटाइज्ड क्यों होना चाहिए, सिस्टमैटिक क्यों होना चाहिए आपकी रिसर्च? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिए, सिस्टमैटिक ही होनी चाहिए आपकी रिसर्च। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में आप गए हो, तो लाइब्रेरी में हर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके शेल्फ बने होते हैं और वहां पर आपके बुक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने लाइब्रेरी में, मान लीजिए आपके लाइब्रेरी में कुछ बुक्स कहीं पर भी रखे हैं और आपको देखना है कि 8th स्टैंडर्ड की बुक कहाँ रखी है, तो आप ठीक से ढूंढ पाओगे कि उस बुक को? नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर शेल्फ होगा, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, तो आप आराम से ढूंढ पाओगे कि हाँ 7th और 8th स्टैंडर्ड की बुक इस शेल्फ में है। यानी यहाँ पर उन्होंने सिस्टमैटिक वे फॉलो करा है, सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने व्यवस्थित तरीके से क्या करा है, सारी चीजों को अवेलेबल कर रखा है जिससे कि आपको उसे ढूंढने में आसानी हो जाए। उसी तरीके से हम रिसर्च में क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर फॉलो करते हैं। सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर वे में हर चीजों को रखते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ न्यू ज्ञान लेने मिलता है, कुछ न्यू नॉलेज लेने मिलती है। तो याद रखिएगा अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान एक सिस्टमैटिक एफर्ट होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है जिसमें आप हर एक सिस्टमैटिक वे से हर एक स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉपर वे में आप एफर्ट्स लेते हो और जिसकी वजह से आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी टू डिजाइन एंड कैरिड आउट इंफॉर्मेशन टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगेन हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को। अब जैसे मान लीजिए कोविड डिसीज, जब कोविड डिसीज न्यू आई थी तो किसी को नहीं पता था ये डिसीज है क्या। सो रिसर्चर ने क्या करा, पहले इस डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, पहले इस डिसीज के बारे में ज्ञान प्राप्त की। अब इस डिसीज के बारे में रिसर्च ने जब ज्ञान प्राप्त की तो उसी ज्ञान का उपयोग करा उन्होंने और इस समस्या का समाधान निकाला, इस समस्या का हल निकाला। तो याद रखिए रिसर्च क्या होती है आपकी, अनुसंधान क्या होती है, जिसमें आप नई नई ज्ञान को प्राप्त करते हो और उसी ज्ञान का उपयोग करते हो किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए। सो ये हो गया आपकी सेकेंड डेफिनेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या गिवन है आपको यहाँ पर, इट इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और केयरफुल एग्जामिनेशन और केयरफुल इंक्वायरी। सो याद रखिए ये सारे वर्ड, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, एग्जामिनेशन भी होता है और इंक्वायरी भी होते हैं। तो ये तीनों भी वर्ड्स के मीनिंग सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, केयरफुल तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एकदम ध्यान से हम सारी चीजें, सारे बेसिक से चीजें फाइंड आउट करने लगते हैं। टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें एक न्यू ज्ञान को डिस्कवर करना होता है, और रिलेशनशिप एंड टू एक्सपांड एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट का।
अब मान लीजिए कोई हमें मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूला बताना है। अब उस मैथमेटिक्स थ्योरी में हमें क्या करना है, कुछ थ्योरीज प्रूफ करना है, कुछ आपको थ्योरम रहते हैं उसको आपको प्रूफ करना होता है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आपकी कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करोगे, यानी आपको जो पहले से ही ज्ञान है उसका आप उपयोग करोगे, और उसका उपयोग करते हुए आप कुछ न्यू इंफॉर्मेशन डिस्कवर करोगे। तो ज्यादातर मैथमेटिक्स फील्ड में जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स लिया, हर ही फील्ड में मैथमेटिक्स फील्ड में जैसे कि हम क्या करते हैं, पुराने ज्ञान का उपयोग कर कर कुछ नई मालूमात निकालते हैं, कुछ नई इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं और कुछ नया लॉन्च करते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं। जैसे हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज कर कर कुछ मैथमेटिकल थ्योरम हमने सॉल्व किया, और उसकी मदद से, उसकी हेल्प से, उसके उपयोग से हमने कुछ नया फॉर्मूला लॉन्च किया, नई इंफॉर्मेशन डिस्कवर करी। तो ये होती है आपकी रिसर्च। देन लास्ट पॉइंट, adoption of scientific method for creation and application of knowledge। तो याद रखिए रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज करो, यानी आप क्या यूज करोगे, आपके वैज्ञानिक तरीके से आप आपकी रिसर्च करोगे। क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से क्यों रिसर्च करना है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से अगर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो तो आपको पता चलता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है किसी डिसीज के अगेंस्ट कोई ड्रग लॉन्च कर रहा है, तो उस ड्रग का आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं देखना चाहिए, इसको हर एक पॉइंट से देखना चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर ड्रग कोई डिसीज को तो क्योर कर रहा होगा, लेकिन इस ड्रग के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस हमें कैसे पता चलेगा, नथिंग बट योर साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के मतलब आपके वैज्ञानिक तरीके के मदद से हमें पता चलेगा कि चीजों के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और हम चीजों को प्रॉपर डिस्कवर भी कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बेसिस पर, साइंटिफिक मेथड्स के बेसिस पर। एंड इसी आपकी डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है फॉर क्रिएशन। क्रिएशन मतलब हम न्यू न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं, हम न्यू न्यू ज्ञान क्या करते हैं, सृजन करते हैं, और उसका क्या करते हैं, हम अनुप्रयोग करते हैं, यानी उसका हम एप्लीकेशन, उसका हम उपयोग करते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ पर कोविड के अगेंस्ट आपने कुछ ज्ञान प्राप्त की, ओके, आपने नॉलेज गेन की। अब क्या करा, यहाँ पर आपने कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट करा, आपने कुछ नॉलेज क्रिएट करा। अब जो आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट करा था उसी को आपने क्या करा, आपने अप्लाई करा, और कोविड जैसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, यानी आपने क्या करा, कोविड इस समस्या का आपने समाधान निकाल लिया। तो यही होता है आपका रिसर्च। सो रिसर्च क्या होती है, हम एक बारी फिर से देख लेते हैं। रिसर्च में हम न्यू न्यू नॉलेज गेन करते हैं, और रिसर्च एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे होता है जिसकी हेल्प से आप न्यू न्यू नॉलेज गेन करते हो। उसी ज्ञान का यूज करते हुए उसे आप एक समस्या का समाधान निकालते हो। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि आप न्यू न्यू इंफॉर्मेशन डिस्कवर कर कर आपके एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होती है उसकी हेल्प से आप न्यू न्यू नॉलेज डिस्कवर करते हैं। देन लास्ट पॉइंट में हमें बताया कि रिसर्च में हमें साइंटिफिक मेथड्स यूज करना चाहिए, यानी वैज्ञानिक तरीके से हमें रिसर्च परफॉर्म करना चाहिए, और हमें नॉलेज को क्रिएट करना चाहिए और उसका अनुप्रयोग अनुप्रयोग करना चाहिए, यानी उसका एप्लीकेशन कुछ करना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में उस समस्या का समाधान निकालने के लिए। सो ये हो गया आपकी अनुसंधान की परिभाषा, यानी रिसर्च की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो ये आपके लिए एक रिवीजन स्लाइड होंगी जिसमें मैंने शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है कि रिसर्च क्या है। सो हम जल्दी जल्दी इस सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे और देखेंगे कि रिसर्च यानी अनुसंधान क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ सर्चिंग फॉर फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। सो यस, रिसर्च में हम क्या करते हैं, फैक्ट जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, फैक्ट क्या होता है, जो रियलिटी में अगर होता है उसके बारे में सर्च करते हैं, और वो कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी एरिया ऑफ ब्रांच में आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्स को सर्च कर सकते हो, यानी रियलिटी जो रियल में एग्जिस्ट हो रहा है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। देन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, यानी हम चीजों को एग्जामिन करते, उसका इन्वेस्टिगेशन करते, उससे डीप में और जानने की कोशिश करते कि ये फेनोमेना क्यों अकर हो रहा है, इस तरीके से कैसा हो रहा है, क्योंकि हमें न्यू नॉलेज गेन करनी होती है तो हमें बेसिक से चीजों को डीपली इसको एग्जामिन करना होता है। देन एलिकेट फैक्ट, यानी क्या होता है, फैक्ट्स को जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है एग्जैक्ट आपको बताना चाहिए फैक्ट क्या है, ओके, जो रियल में हो रहा है, क्योंकि आपको रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करना होता है तो आपको एग्जैक्ट बताना होता है, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो रियल में आपके फेनोमेना अकर होते हैं उसके बारे में आप कुछ बताते हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो। देन नेक्स्ट,
रिसर्च आपका क्या होता है, सिस्टमैटिक मैनर होता है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप एक सिस्टमैटिक वे में आप रिसर्च परफॉर्म करते हैं। आप कैसे भी जिगजैग वे में आप रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हो, एक आपको प्रॉपर वे फॉलो करना होता है और आपको यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स यूज कर कर उसको अप्लाई करना होता है। सब कुछ एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, यानी आपको साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का आपको यूज करना चाहिए, आपको वैज्ञानिक मेथड से आपकी रिसर्च को परफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया है आपने जो भी ज्ञान प्राप्त करा है, आपने जो भी नॉलेज गेन करा है, उसी नॉलेज का यूज कर कर आपको उसे ह्यूमन लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ क्या होता है, ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, उस नॉलेज का, उस ज्ञान का उपयोग कर कर उस समस्या का आपको समाधान निकालना होता है। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इज नेवर एंडिंग एंड एवर इनलार्जिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो रिसर्च क्या है, ऐसी चीज है, अनुसंधान एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी और ये बढ़ते ही रहती है, जिसमें आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो ये रही आपकी रिसर्च की कुछ डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, यानी अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। सो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च की डेफिनेशन पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पर, या फिर मीनिंग ऑफ रिसर्च पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इन दोनों में आपको याद रखना है, मीनिंग ऑफ रिसर्च पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मीनिंग ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर डेफिनेशन आएगी तो मीनिंग ऑफ रिसर्च पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं स्लाइड में कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, यानी अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। सारे पॉइंट्स को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपके ऑप्शंस जो आपको एग्जाम में दिए गए होते हैं, उनमें ये आपको वर्ड्स को याद रखना है। इन वर्ड्स को याद रखकर आप आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च की मीनिंग क्या होता है। सो रिसर्च इज द सर्च फॉर नॉलेज। ये तो हमने देख लिया, रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉलेज को सर्च करते हैं, यानी हमारे ज्ञान का खोज करते हैं, ज्ञान के बारे में खोज करते हैं, नई नई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप ज्ञान का सर्च कर रहे हो, यानी ज्ञान को खोज रहे हो, नॉलेज को सर्च कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से नॉलेज को सर्च करना चाहिए उसका भी वे होता है, उसको भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपको सर्च करना चाहिए नॉलेज को। किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग कर कर, यानी उद्देश्य, व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर कर आपको आपके ज्ञान का खोज करना चाहिए, ज्ञान को खोजना चाहिए आपको। अब ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स, ये तीनों भी शब्दों का अर्थ क्या होता है हम इसे जानते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य यानी गोल, आपके रिसर्च का गोल क्या है। सो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। अब मैंने रिसर्च किया, मैंने हार्ट डिसीज है, एक हार्ट डिसीज के अगेंस्ट मैंने एक ड्रग लॉन्च कर दी। अब मैंने जब ड्रग लॉन्च कर दी तो मेरा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो भी पर्सन, जो भी लोग हार्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं, सो ये ड्रग लेने के बाद उनमें ये डिसीज क्योर हो जाए, उनकी समस्या का समाधान निकल जाए, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ओके, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। अब ऑब्जेक्टिव का और भी मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने रिसर्च की, आपने कुछ लोगों को ये ड्रग प्रोवाइड करेंगे, आप ये दवाई देंगे आप लोगों को, और उनमें देखेंगे कि ये दवाई लेने के बाद उनकी हार्ट प्रॉब्लम किस तरीके से क्योर हो रही है, उनकी हार्ट डिसीज को आप ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 10 लोगों को आपने दवाई दे दी, तो एक दो लोगों में मान लीजिए आपकी दवाई का कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको आपके रिपोर्ट में प्रॉपर मेंशन करना चाहिए कि आपके 8 लोग, जो आपके 8 पर्सन थे, ये तो प्रॉपर क्योर हो गए इस डिसीज से, लेकिन जो बचे हुए 2 लोग थे उनमें तो हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने मिला। सो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा मात्रा में लोगों के आपको सही रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, कई रिसर्चर उन्हें मेंशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उसको प्रॉपर नोट डाउन करना है, इससे भी हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंड शब्द आ रहा है आपका सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित। अब सिस्टमैटिक, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सिस्टमैटिक वे में आपको एक स्ट्रक्चर, आपको एक स्टेप फॉलो करना है कि मैं इसके बाद ये करने वाली हूँ, इसके बाद ये, आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वे फॉलो करना चाहिए। आप कैसे भी रिसर्च अगर परफॉर्म करोगे तो आप कभी रिसर्च ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च आपका
1 और 2 डे का टास्क नहीं होता है। रिसर्च आपको 3 to 6 ईयर तक आपको रिसर्च करनी होती है। सो आपको याद रखना है रिसर्च आपका सिस्टमैटिक वे में आपको परफॉर्म करना चाहिए। देन साइंटिफिक मेथड्स। अब साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ते आया कि साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करना चाहिए, लेकिन ये मेथड्स क्या होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स का मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो वैज्ञानिक, आपका वैज्ञानिक विधियों का अर्थ क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है आप जिस भी टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं उस पर आप क्या करोगे? उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको एनालाइज करोगे, उनका विश्लेषण करोगे, आप उनका कंपैरिजन करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने हार्ट डिसीज और ड्रग, यहाँ पर दो चीजों को मैंने कंपेयर कर कर मैंने, क्योंकि इस चीज के अगेंस्ट, इस चीज को किल करने वाला मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, यानी हार्ट डिसीज को किल करने वाला ड्रग बनाया, तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल का कंपैरिजन करा। तो आपको चीजों को कंपेयर करना है और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है, चीजों को एनालाइज करना है, इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। सो ये सारे आपको आपके स्टडी में यूज करना है सारे मेथड्स, और ये सारे मेथड्स आपको परफॉर्म कर कर जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसको खोजना है आपको। यही होता है आपका मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो याद रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम में मीनिंग ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं आपको, तो अगर ऑप्शंस में आपके ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और थर्ड साइंटिफिक मेथड्स, ये वर्ड इंक्लूडेड है, ये शब्द आ रहे हैं आपके ऑप्शन में, आपके विकल्पों में अगर आपको ये शब्द देखने मिल रहा है, तो उसका मतलब है वो ऑप्शन आपका और वो आपका विकल्प सही हो जाएगा, उस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? जिसमें आप नॉलेज को सर्च करते हो, ज्ञान को खोजते हो, किस तरीके से, किस तरीकों का आप उपयोग करते हो, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, व्यवस्थित और ज्ञानिक, वैज्ञानिक विधियों का यानी साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हो, किस लिए? किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब रिसर्च में आपको साइंटिफिक मेथड्स किस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, उनको एनालाइज करना है, उनको देखते रहना है कि वेरिएबल्स के बीच में क्या चेंज आ रहा है, कंपेयर करना है आपको, और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है। सो ये होता है आपका मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट, सो अब हम देखेंगे मोटिवेशन इन रिसर्च, यानी अनुसंधान में प्रेरणा। सो यहाँ पर मोटिवेशन इन रिसर्च पर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस पर रेयरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मोटिवेशन इन रिसर्च, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आप इंटरेस्टेड होने चाहिए रिसर्च करने में, यानी आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कभी रिसर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसर्च आपके 1 और 2 डेज का कोई वर्क नहीं होता है, आपके 1 और 2 मंथ्स का भी कोई वर्क नहीं होता है। रिसर्च आपको मिनिमम 3 इयर्स तक या फिर मैक्सिमम 6 to 7 ईयर तक आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो इसीलिए आप खुद इंटरेस्टेड होना चाहिए, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, तभी आप रिसर्च परफॉर्म कर पाओगे। अब रिसर्च में जो डिजायर्ड है, जो आपकी इच्छा है, वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। तो चलिए हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो पॉइंट 1, डिजायर टू फेस द चैलेंज सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम, यानी ऐसी समस्या का सॉल्व करना जिसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया और उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पुराने रिसर्चर्स ने, पहले जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किए हैं, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसे रिसर्चर्स जो ऐसी समस्या थी उनको कभी सॉल्व भी नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एड्स डिसीज हो गई, या फिर कैंसर हो गई, डायबिटीज डिसीज हो गई। सो इन सारी डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला है अभी तक, यानी ऐसी समस्या का आपको सॉल्व करना चाहिए रिसर्च में जो कि अनसॉल्व्ड हो, यानी ऐसे समस्या का आपको समाधान निकालना चाहिए जिस पर अभी तक किसी रिसर्चर ने उस समस्या का समाधान नहीं निकाला हो। तो अगर आप ऐसे समस्या का समाधान निकालोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर डिजायर होना चाहिए, आपकी यहाँ पर इच्छा होनी चाहिए कि आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करो जिसको अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड, टू अंडरस्टैंड कॉजल रिलेशनशिप, यानी आपकी ये भी इच्छा होनी चाहिए कि आपको कारण संबंधों का आपको समझना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। अब कॉजल रिलेशनशिप्स क्या होता है, यानी कारण संबंध क्या होता है? जैसे
कोई दो वेरिएबल अकर होते हैं, कोई दो चरणों का कुछ संबंध होता है उनके बीच में, तो उनका कॉजल रिलेशनशिप मतलब कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के एक वेरिएबल की वजह से, एक चर की वजह से दूसरे वेरिएबल पर क्या उसका प्रभाव दिखा रहा है वो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने से मान लीजिए स्मोकिंग से आपका लंग अफेक्ट होता है, आपको लंग कैंसर हो जाता है। सो स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो जाता है, सो ये तो हमें पता है। अब जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, तो आपको पता होना चाहिए स्मोकिंग करने से लंग कैंसर क्यों होता है, किस वजह से आपको लंग कैंसर होता है। तो याद रखिए आपके जो टिश्यू होते हैं, ये आपके जो टिश्यू होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज की वजह से आपको लंग कैंसर होता है। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करोगे तो आपका टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये होता है आपका कॉजल रिलेशनशिप यानी कारण संबंध, मतलब आपको दो जो चर होते हैं, दो वेरिएबल जो होते हैं, उनके बीच का आपको कारण और प्रभाव, उनके बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, डिजायर टू बी ऑफ सर्विस टू दी सोसाइटी, यानी आपको समाज की सेवा करनी होती है। अब समाज की सेवा का मतलब क्या होता है, जैसे कोविड डिसीज जब आई थी, कोविड डिसीज जब आई थी उसका रिसर्चर्स ने उस पर स्टडी किया, उस पर ज्ञान प्राप्त करा, नॉलेज लिया उस डिसीज के बारे में, और उस नॉलेज का उपयोग कर कर उस समस्या का समाधान निकाला। तो कोविड हमारे लिए एक समस्या ही थी, तो उस समस्या का जो आपके शोधकर्ता है उन्होंने उसका समाधान निकाला। अब यहाँ पर रिसर्चर ने समाधान क्यों निकाला, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर वैक्सीन निकाली। समाधान क्या निकाला, उस डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीन निकाला, जिससे कि लोग क्योर हो रहे हैं कोविड से। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, जो डेथ रेट से हमारे कंट्री में उसको डिक्रीज कर दिया। ओके, जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी उसमें हमको कम रेट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने क्या किया, शोधकर्ता ने क्या किया, सोसाइटी में उनकी हेल्प की, सोसाइटी वालों की हेल्प की, उनके लिए सेवा किया। यहाँ पर सामाजिक सेवा करने की भी आपकी इच्छा होनी चाहिए कि समाज में लोगों को किस तरीके से उनकी जो सेवा करी जाए, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को कम करी जाए, ये भी आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे समाज की एक और प्रॉब्लम हो सकती है अभी पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को किस तरीके से कम करना चाहिए, इस पर भी रिसर्च हो सकती है, इस पर भी अनुसंधान हो सकती है। यानी ये भी आपकी इच्छा होनी चाहिए कि गरीबी को कैसे कम करें, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, इस समस्या का हम समाधान निकालें। तो याद रखिए मोटिवेशंस इन रिसर्च में ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो समाज है, समाज की आपको सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये होता है आपका मोटिवेशन इन रिसर्च। चलिए अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस इन रिसर्च। अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, यानी अनुसंधान का महत्व, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस फील्ड में हम रिसर्च का उपयोग कर कर हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं, यानी समस्या का समाधान निकालते हैं, हम ये देखेंगे इस स्लाइड में। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने मिलेगा इस टॉपिक पर। सो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर कलेक्शन इंफॉर्मेशन ऑन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो यस, रिसर्च परफॉर्म करी जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में। जैसे हमारा बजट निकलता है जिसमें बताया जाता है कि एजुकेशन पर ज़्यादा स्पेंड होने वाला है इस ईयर मनी, या फिर मेडिकल फील्ड में ज़्यादा स्पेंड होने वाला है मनी, या फिर कौन सी दूसरी फील्ड्स में हम ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं मनी। सो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताने के लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च हैज सिग्निफिकेंस सॉल्विंग वेरियस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में हम जो भी व्यापार में यानी जो भी बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आती है उससे हम सॉल्व कर पाते हैं रिसर्च की हेल्प से, रिसर्च की मदद से। तो याद रखिएगा ये आपकी डेफिनेशन होती है मार्केटिंग रिसर्च की, ये आपकी डेफिनेशन होती है मार्केटिंग रिसर्च की। तो मार्केटिंग रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप यहाँ पर रिसर्च का उपयोग कर कर सारे समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ों को परचेस करने जाते हैं सो 50% ऑफ रहता है, सो ये स्ट्रैटेजीज है बिजनेस करने का। सो ये होता है आपका
मार्केटिंग रिसर्च, सो रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी मार्केटिंग रिसर्च में। इसी तरीके से लास्ट, टू एनालिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स रिसर्च इज मीन फॉर जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थ्योरीज। सो हम रिसर्च में क्या करते हैं, न्यू न्यू थ्योरीज, न्यू न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, उसको बता देते हैं, ताकि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उस इंफॉर्मेशन का, उस ज्ञान का उपयोग कर कर कुछ समस्या जो होती है उसका समाधान निकाल सके। अब जैसे कि न्यू न्यू ज्ञान प्राप्त किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग्स वगैरह लैंग्वेज सीख ली, किसी रिसर्चर्स ने प्रोग्रामिंग वगैरह लैंग्वेज की कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब उन्होंने क्या करा, उसी ज्ञान की हेल्प से, उसी ज्ञान का उपयोग कर कर कंप्यूटर्स लॉन्च करा। फिर पहले तो लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, फिर लैपटॉप आया, देन टैब, देन मोबाइल्स फोन, देन आईफोन। सो ये सारे क्या हो रहे हैं, हमारे रिसर्चर्स के जो थ्योरीज है, उनके जो आइडियाज है, आइडियाज की वजह से ये न्यू न्यू चीजें हम डेवलप कर पा रहे हैं और उसे जनरलाइज कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का भी हम समस्या और उसका समाधान निकाल पा रहे हैं। सो याद रखिएगा, ये होता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान का महत्व। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में और कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे रिसर्च इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जो बेसिक नॉलेज है उसको एक्सपांड करने में। देन हमें रिसर्च की हेल्प से नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। रिसर्च हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहता है। किस वजह से? न्यू आइडियाज की वजह से। जो रिसर्चर न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिसर्चर्स की आइडियाज की वजह से हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। अब न्यू आइडियाज क्या होता है, जैसे रिसर्चर आइडियाज लगाकर कुछ लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का हमें बताते हैं। सो इसकी वजह से हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। Then last point is research helps you to know what you are up against, यानी रिसर्च हमें ये बताती है कि हम किस चीज के अगेंस्ट है, ये भी हमें जानने में हेल्प करती है रिसर्च। सो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पर। सो आओ अब मैं आपको बता दूं, हमने जो भी इस वीडियो में पॉइंट्स कवर करे हैं उससे आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैं आपको बता दूं। सो चलिए, जैसे हमने देखा डेफिनेशन, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी हमने, रिसर्च की परिभाषा पढ़ी और रिसर्च की मीनिंग यानी रिसर्च का अर्थ। सो इस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हमने मोटिवेशन देखा, रिसर्च की मोटिवेशंस यानी रिसर्च की प्रेरणा, इस पर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड देन हमने लास्ट देखा सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च पर आपको कंपलसरी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने ही मिलेगा। सो सारे इन टॉपिक्स पर आपको एग्जाम में 1-1 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो आई होप कि सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।